हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के भाग 8 है आपका। जैसा कि आपका शब्द विचार चल रहा था, आपको पता है इसमें हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे, ठीक है। और संज्ञा के बारे में समझे थे और संज्ञा के प्रमुख क्या क्या कार्य है उसको देख लिए थे। और उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों में हम अंतर समझे थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे और जातिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर था? जो नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे, कुछ चर्चा जब तक कर लेते हैं। पीछे हम लोग पढ़े थे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको बताए थे, याद होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कि किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होगा, ठीक है। तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आया था। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आया था जिससे किसी पूरे जाति का बोध हो जाए। जैसे लड़का कहें तो पूरे जाति का बोध हो गया, लड़की करने से पूरे लड़की जाति का बोध हो गया। लेकिन राम श्याम मोहन करीम अगर बोले तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। क्यों? क्योंकि राम श्याम से ये अलग अलग एक सिंगल का बोध होगा, जबकि लड़का कहने से सबका बोध हो जाएगा। लड़की कहने से यहाँ अंजू मंजू गीता ये सब का बोध हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब व्यक्तिवाचक हो गया और लड़की हो गया अपना जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ध्यान रखना इसको। चलिए अब लोग जो जुड़ चुके हैं आइए देख लेते हैं आगे। अपना जो चल रहा है आपको पता है, शब्द विचार हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और शब्द विचार में बहुत ही बेहतर तरीका से हम लोग शब्द विचार के जो विकारी और अविकारी उसके जो भेद थे उसी में से संज्ञा आए थे उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी है क्या आगे पढ़ने के लिए? कमेंट करके बताएंगे जल्दी। ओके चलिए ठीक है। तो आज हमने पढ़ने वाले पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे संज्ञा, ठीक है। और संज्ञा के भेद, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम लोग देख लिए थे। परंपरागत रूप से संज्ञा के कितने भेद थे? 5 भेद थे। उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो था अपना उसको हम लोग पढ़ लिए थे जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो। और हम आपको यह भी बताए थे कि दुनिया में अक्सर जो भी सबसे ज्यादा संख्या अगर बात करें तो किस संज्ञा का है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या ज्यादा है। और उसको पहचानने का हमने तरीका भी स्पेशल वीडियो में आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के संदर्भ में बताया है। वीडियो आप अगर नहीं देखे हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप लिंक क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसको बोलते हैं, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो। ये दो हम पढ़ लिए थे, दोनों में समझ भी जान लिए थे। अब जो बच गए 3 वो बहुत ही ईजी है। एक है समूहवाचक संज्ञा, एक है उसके बाद द्रव्यवाचक और है भाववाचक। आज तीनों संज्ञाओं के भेद को हम बस ऑल इन वन बस एक वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग तैयार होते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है कि समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिस संज्ञा से समूह का बोध हो। जैसे हम ऐसा बोल दे कि मेला बोल दे, तो मेला कहने से उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एक झुंड का बोध होता है। हम ऐसा बोल दे पंचायत, ठीक है। हम ऐसा बोल दे सभा, जो हम सभा करते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं अंगूर का गुच्छा। तो ये सब जो हम बोल रहे हैं ये सब के सब क्या है बताइए? तो ये सब के सब हमारे जो है एक कहीं ना कहीं समूह को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? समूह को। इसीलिए सबके सब किस संज्ञा की श्रेणी में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। यही हमने डिफिनेशन लिखा। समूहवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। हो सकता है वो व्यक्तियों का समूह हो, जैसे पंचायत। तो पंचायत लगता है तो उसमें किसका समूह होता है? व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। वस्तुओं का समूह, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये सब वस्तु है। ये सब का जो समूह आएगा ये सब किसके श्रेणी में आ जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में। जैसे सेना, सेना हम लोग सेना किसको बोलते हैं? सेना में एक से अधिक वहां पर जो लोग रहते हैं उसको सब सेना, हम सीधे सेना बोलते हैं, जो रक्षक होते हैं। वर्ग होगा, वर्ग में, वर्ग कहने से पूरे वर्ग में जो भी है उस पूरे समूह का वो होता है, सभा। उसके बाद समिति हो गया, संघ हो गया, झुंड हो गया, परिवार हो गया, खानदान भी कहने से पूरे समूह का बोध होता है, ठीक है। गिरोह हो गया, नहीं कहता अगर चोर पकड़ाता है या कोई तो कहता है एक गिरोह का भंडाफोड़। दैट मीन्स कि गिरोह मतलब एक नहीं, उसमें एक से अधिक शामिल थे, यानी एक समूह था। दल हो गया, दल नहीं समझते? जैसे एक क्रिकेट का हो गया प्लेयर, 11 प्लेयर हो गया तो एक दल के हो गए, ठीक। ये सब बातें हो गई इसमें। क्लियर बात आपको समझ में आ रहा होगा कि समूहवाचक संज्ञा क्या है? कमेंट करके थोड़ा बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। समूहवाचक संज्ञा, सेना, झुंड, ये सब जो है अपना समूहवाचक संज्ञा है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो।
लेट मत करो रे बाबा। चलिए ठीक है, हो गया आ गया रिप्लाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से स्पष्ट है, मेटेरियल्स नाउन, जिसको हम माप या तौल सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, मापा या तौला जा सके, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। सेट हुआ माइंड में? जिसे मापा या तौला जा सके उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे क्या कह सके, मापा या तौला जा सके, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, दही, तेल, घी, मक्खन, पनीर, कोयला, पानी, लकड़ी, कपड़ा, लोहा, चूना पत्थर, सीमेंट आदि। ये सब को सब हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं। जैसे यहाँ दूध, तो दूध को हम लोग तौलते नहीं, क्या करते हैं, उसको मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो मापने या तौलने का जो भी आ जाएगा, आटा, चावल, तेल, घी, मक्खन, सोना, चांदी, ये सब को हमने क्या कर दिया, तो मापते हैं नहीं तो तौलते हैं। तो ये सब किसके श्रेणी में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक, अब अगला है मेरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो। ठीक है, जिस संज्ञा से किसका बोध हो, व्यक्ति के गुण या धर्म का। ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। अवस्था का भी बोध हो सकता है, व्यक्ति या वस्तु का गुण, धर्म या क्या अवस्था का भी बोध होगा, तब वो हम उसको किसकी श्रेणी में रखने वाले हैं, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखने वाले हैं। एकदम क्लियर दिमाग में ठूस लीजिए। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, अच्छाई हो गई, बुराई, पढ़ाई, लिखाई, ये सब किसके श्रेणी में आएंगे, तो ये सब जो आने वाले हैं, ये सब आने वाले हैं भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आने वाले हैं। पढ़ाई, लिखाई, अच्छाई, बुराई, नफरत, खटास, मिठास, ये सब किसकी श्रेणी में है, भाववाचक। तो आपको पहचानने में दिक्कत होने वाला है व्यक्तिवाचक और भाववाचक, बाकी बीच में क्या एकदम सिंपल कहानी है, सिंपल पढ़ा है, पढ़ दो, क्लियर है। व्यक्तिवाचक का हमने क्लियर कर लिया था, अब हम भाववाचक क्लियर करते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि वो भाववाचक संज्ञा होंगे, आइए कुछ भाववाचक संज्ञा के निम्नलिखित है। कुछ भाववाचक हमने संज्ञा बताया, उसको कुछ हम एग्जांपल देने वाले हैं, जिससे आपको और क्लियर होने वाला है भाववाचक संज्ञा। तत्काल आप कमेंट करके बताइए जल्दी कि क्या आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यस सर प्रॉब्लम है, नहीं है तो लिखिए नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग अब कुछ भाववाचक संज्ञा को पहचानने का तरीका भी जान लेते हैं। गुण संबंधी जो आएगा, जैसे गुण का बोध हो, जैसे गुण का बोलने का मतलब अच्छाई, बुराई, ये सब गुण बताता है। ठीक है, तो वो सब जो होगा भाववाचक की श्रेणी में आएगा। सौंदर्य हो गया, माधुर्य हो गया, अच्छाई, चतुराई, बुराई, ये सब जो है आपका क्या होगा, ये सब गुण संबंधी जो भी होगा वो भाववाचक की श्रेणी में आएगा। उसके बाद दोष संबंधी, जैसे दोष, अच्छाई तो हो गया आपका गुण, और बुराई क्या हो गया आपका दोष, तो वही लिखना है। बुराई, लड़ाई, लड़ाई करना क्या है, बुरा बात है। ठगाई यानी ठगते हैं जिसको, उसको क्या बोलते हैं, ठगाई। तो ये सब जो होता है अपना कौन सा संज्ञा है, ये सब है भाववाचक संज्ञा। गुण संबंधी, दोष संबंधी, अवस्था संबंधी, ये सब जो भी आएगा वो सब के सब भाववाचक संज्ञा आएगा। स्वाद संबंधी, जो हम खाते पीते हैं, जैसे कहता है खटास, मिठास, ये सब जो शब्द आएगा ये भी किसके श्रेणी में आएगा, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये सब विशेषण से बनता है, हम कैसे विशेषण से भाववाचक बनाएंगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, खट्टा से बना खटास, मीठा से बना क्या, मिठास, ऐसे करके बनता है। अच्छा से बना अच्छाई, बुरा से बना बुराई। तो ये सब यहाँ बताया गया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। जब इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा का कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्रिया संबंधी, जो भी वर्क होता है, वर्किंग क्रिया समझते हैं ना, उठना, बैठना, जाना, ये सब क्रिया है। तो उसमें क्या कर दो आप, वट वट लगा के बोलते जाओ। जैसे लिख से बोलना है तो लिखावट बोल दीजिए। ठीक है, पढ़ से लिखना है, यहाँ घबराना तो क्या बोलना है, घबराहट। ठीक है, सजाना को क्या बोल सकते हैं, सजावट। लिखना को क्या बोल सकते हैं, लिखावट। तो ये सब क्रिया संबंधी जो होगा किसके श्रेणी में आएगा, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। गति संबंधी, जो गति की बात करते हैं, जैसे सुस्त है आप, आपके अंदर फुर्तीले है आप, फुर्ती है। ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा क्रॉस करेंगे, सुस्ती, फुर्ती, ये सब किसके श्रेणी में आ जाएंगे, गति संबंधी संज्ञा है। ठीक, कैसा, भाववाचक संज्ञा। माप संबंधी, जो हम मापते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, आई लगल रहेगा अंतिम में, ध्यान रखना। ठीक है, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, वो सब विशेषण हो जाएगा, उसमें आई लगा दो तो बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। हम बनाकर बताएंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक, तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब जो है अपना
किस संज्ञा की श्रेणी में आएगा? भाववाचक। अवस्था संबंधी, जो आपका अवस्था है, जैसे आप बूढ़े हो गए तो बुढ़ापा, बुढ़िया हो गए फिर भी बुढ़ापा, ध्यान रखें। लड़कपन, बचपना, बचपन नहीं क्या, बचपना, ये सब किसके श्रेणी में है? ये सब अवस्था होते हैं, ठीक है। भाव संबंधी, आपके अंदर भाव है, कैसा भाव? हमारे अंदर आपके प्रति मित्रता का भाव है, तो मित्रता मेरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। शत्रुता का भाव है तो भी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। मूर्खता, ये सब भाव होता है, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आने वाले हैं, ठीक। भावना संबंधी, मेरे अंदर भावना है, आपके प्रति प्रेम की भावना है, हो सकता है आपके प्रति घृणा की भावना है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, प्रेम की भावना है। आपके मेरे पास आपके प्रति दया है, दया की भावना है, करुणा की भावना है, तो ये सब जो भावना संबंधी बात आएगा, ये सब किसके श्रेणी में आ जाएंगे? ये सब भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएंगे, ओके। विषय संबंधी, जो भी विषय होते हैं जिसमें इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, अंकगणित, ये सब के सब विषय भाववाचक है। याद रखिए, हम बताए थे आपको, रामायण, गीता, कुरान, ये सब व्यक्तिवाचक धर्म ग्रंथ, वहां हम समझाए थे आपको, ठीक है। जबकि विषय संबंधी बात करें तो इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, अंकगणित, ये सब क्या है अपना? ये सब है भाववाचक, अगर कोई सब्जेक्ट को बोलेंगे तब, ठीक। उसके बाद एक और है यहाँ पर सिद्धांतवाद संबंधी, सिद्धांत या वाद संबंधी, यानी विचार। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, साम्यवाद, पूंजीवाद, ये सब सिद्धांत होता है ना, ये सब के सब किसके श्रेणी में आने वाले हैं? भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या क्लियर हो रहा है आपको भाववाचक संज्ञा की नहीं। चलिए ठीक है, क्लीन एंड क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसमें हम लोग ये सीखे आज की भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे करें। ज्यादा मुख्य बात है यहाँ पर ये आई, द्रव्यवाचक, समूहवाचक को सिंपल पहचानना, व्यक्तिवाचक और भाववाचक ये दो में लफड़ा है, ठीक है। जातिवाचक हम आपको समझा दिए थे कि क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छी तरह समझ में आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिए मेरे नाम कि आपको वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी या कहाँ सुधार की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। जब हम अगली क्लास में आएंगे तो हम सिखाने वाले हैं भाववाचक संज्ञा में कैसे बदले, संज्ञा जो व्यक्तिवाचक है उसको भाव में कैसे बदलें, बदला भी जा सकता है, ठीक है। विशेषण को कैसे बदलेंगे भाववाचक संज्ञा में, ये सब हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज के लिए हम इसको यहीं पर रोक रहे हैं। थैंक यू।